नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और चलिए, तो हमने जैसा पहले पार्ट में आप सभी को बताया कि चैप्टर था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसको आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ या पार्ट 2 की तरफ। तो प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद में जब हमने आर्टिकल 75 तक हम पहुंच गए थे और आर्टिकल 75 में हमने दो स्टेटमेंट करा दिए थे। एक तो एंटी डिफेक्शन वाला कराया था और दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कराया था, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। चलिए, उसके बाद इसी आर्टिकल्स में कुछ और स्टेटमेंट भी हैं जो संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो एक आता है मंत्रिपरिषद की संख्या को लेके, क्योंकि कुछ बच्चे मंत्रिपरिषद की संख्या को लेके ये कंफ्यूजन में है कि सर प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने व्यक्तियों को मंत्री बना सकता है। इस पे लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते रहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सर प्रधानमंत्री चाहे तो अपनी मर्जी से सभी को बना सकता है, चाहे प्रधानमंत्री किसी को नहीं बनाए, और चाहे प्रधानमंत्री कुछ संख्या को निर्धारित करता है, डिसाइड करता है। ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आज प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में कितनी संख्या को निर्धारित करता है। चलिए, तो इससे पहले मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि आज हमारे देश में बीजेपी की रूलिंग पार्टी है, बीजेपी गवर्नमेंट है। और बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी गवर्नमेंट में बताया गया है कि लोकसभा 2024 के चुनावों में बीजेपी ने सीटें जीती कितनी? 240 सीटें जीती। अब 240 सीटों पर जब जीत प्राप्त की बीजेपी ने, हालांकि बहुमत की सरकार नहीं आई, लेकिन फिर भी अलायंस गवर्नमेंट से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ही ली। तो 240 सीटों पर देखा गया, भाई 240 सीटों में मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति कौन बन गया? एक व्यक्ति बन गया पीएम। भाई एक व्यक्ति 240, पूरे बीजेपी की बात कर रहा हूं, इसमें अलायंस नहीं है, इसमें अलायंस नहीं है। यानी आप 32 सीटों का अलायंस मान लो, इतना ज्यादा करना है तो 32 सीटों का अलायंस भी कर लोगे तो लगभग कितना बैठ जाएगा? 272 बैठ जाएगा ना। तो 272 सीटें कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है। चलिए, अब 272 सीटों बात कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए बीजेपी और कोई अन्य पार्टी ने मिलकर क्या बना ली? 272 सीटें बना ली। आप तो बीजेपी की सरकार मानो इसे कि भाई बीजेपी की सरकार है, और है वास्तव में। भाई अलायंस गवर्नमेंट की सीटों से ज्यादा तो बीजेपी की सीटें हैं, तो किसकी सरकार हुई? बीजेपी की। तो अभी रूलिंग पार्टी जो है वो बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी सरकार में 272 सीटों पर जीत प्राप्त हुई, बहुत अच्छे, बहुमत साबित हो गया। चलो, अब 272 सीटों में से मुझे एक चीज देखनी है कि 272 में से मान लो एक व्यक्ति तो बन जाएगा पीएम। अब 272 में से एक बन गया पीएम, तो सीटें कितनी बची? 271। 271 सीटों पर क्या सभी मंत्री बन जाएंगे? क्या मुझे बताइए आप, क्या सभी मंत्री का बनना पॉसिबल है? क्या प्रधानमंत्री एक आदेश में यह बोलेंगे कि मैं 271 एमपीओ को, 271 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो अपने अपने क्षेत्र से जीत कर आए हैं, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशंसी से जीत कर आए हैं, उनको मैं मंत्री बनाता हूं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी एक एमपी तो बन जाता है प्रधानमंत्री, लेकिन बाकी के जो 271 एमपी हैं वो सारे बन जाते हैं मंत्री। तो ऐसा तो नहीं हो सकता सर कि सारे मंत्री बन जाएं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारे संविधान में एक प्रावधान है जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की संख्या को अपनी मर्जी से ना घटा सकता है और ना ही बढ़ा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 75 की, और यहां डाल दीजिए इंडियन पॉलिटी। ये तो हमें पहले लिखना चाहिए था। चलिए, और चैप्टर का नाम चल रहा है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। उसके बाद हमने आर्टिकल 75 की तरफ मूव कर रहे थे, तो अनुच्छेद 75 की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, अब अनुच्छेद 75 में तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दो स्टेटमेंट पहले हो चुके हैं, याद रखना। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि यानी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या
लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? यानी प्रधानमंत्री जब मंत्री परिषद का निर्माण करता है तो मंत्री परिषद में संख्या उतनी ही रखता है जितनी कि लोकसभा के टोटल मेंबर का 15% निकलती है। अब सर ये क्या कहना चाह रहे हैं? जरा रुकिए। तो आप लिख सकते हैं कि मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कौमा लोकसभा के कुल सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बस इतना बात अपने माइंड में बिठा लो कि सर क्या कहना चाह रहे हैं आप। देखें, अब जैसे मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, ठीक है, अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। जैसे कि लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं बताइए मुझे। लोकसभा में टोटल मेंबर आते हैं 543, ठीक है। तो 543 का यदि मैं 15% निकाल के देखूं तो करीबन करीबन मेरे पास बनता है 80 के लमसम, ठीक है, 80 के ऑलमोस्ट बन जाता है। तो मान लो लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 15, उसका 15% निकाल लीजिए तो ऑलमोस्ट आता है 80, 79 इतना ही आता है। यानी प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्री परिषद की संख्या को घटा और बढ़ा नहीं सकता। हां, कम कर सकता है, कम कर सकता है, बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को 80 मंत्री ही रखने हैं। वो चाहे तो 60 भी कर सकता है, वो चाहे तो 20 भी कर सकता है, और वो चाहे तो 15 भी रख सकता है, वो चाहे तो 2 भी रख सकता है, लेकिन 80 से ज्यादा नहीं करेगा। बस से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह बात प्रधानमंत्री को याद रखनी है। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। यानी यह संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 75 में जोड़ा गया था। कब? 2003 में। और 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको जोड़ा गया, और जब से यह हमारे संविधान में शामिल हो गया, और यह एक संवैधानिक प्रावधान है। जैसे, और अब बात करते हैं, अब देखो हम बात करते हैं 80 की बात, ठीक है। ये 80 कौन है? ये 80 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप बोलेंगे कि सर ये कैबिनेट होना, राज्य मंत्री का होना, उप मंत्री का होना, ये कौन है सर? इसको समझा सकते हैं आप एक बार? देखो, ये हम समझेंगे मंत्री परिषद के चैप्टर में, कि मंत्री परिषद जो चैप्टर है उसमें समझेंगे इस बात को, अभी नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि पूरी मंत्री परिषद में, ठीक है, यानी ये जो 80 वाली है ये होती है मंत्री परिषद, ठीक है, ये होती है मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में 3 भाग काम करते हैं। पहला काम करता है कौन सा? कैबिनेट, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। ये होते हैं कैबिनेट मंत्री। यहां पर होते हैं राज्य मंत्री, स्टेट मंत्री, ये होते हैं राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के बाद आता है डेप्यूटी मिनिस्टर, जिसे बोलते हैं उप मंत्री। ये काम करते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री को कहते हैं मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है मंत्रिमंडल। आता है ना कभी कभी अखबार में कि सरकार के मंत्रिमंडल ने और कैबिनेट के पूरे मंत्रिमंडल ने। तो जो कैबिनेट मंत्री हैं वो 80 में से 80 नहीं होते, बल्कि 80 का पूरा निचोड़ होता है इस चीज में। और इसके टोटल मंत्रियों की संख्या को मैं जोड़ के देखूं तो लगभग से लगभग 79 या 80 बैठती है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि फिर कैबिनेट में लगभग से लगभग 12 और 13 मंत्री होते हैं, बस केवल। कितने? 12 और 13, जो कि प्रधानमंत्री के आसपास रहते हैं हमेशा। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो विदेश मंत्री जाता है, वित्त मंत्री जाता है, रक्षा मंत्री जाता है, हमेशा रहते हैं, हमेशा इर्द गिर्द रहेंगे। गृह मंत्री हमेशा इर्द गिर्द रहेगा, नितिन गडकरी जी हमेशा इधर उधर रहेंगे। संसदीय मंत्री, पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर है किरण रिजिजू, वो हमेशा आसपास रहते हैं प्रधानमंत्री के। तो इसका मतलब यह है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं, हमेशा इर्द गिर्द रहेंगे। जहां प्रधानमंत्री जाएंगे वहां हमेशा ये व्यक्ति जाएंगे। और जैसे कि फार्मर एंड वेलफेयर मिनिस्टर जो होते हैं, किसान एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो भी हैं,
तो वो आसपास रहते हैं। रेलवे मंत्री, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है अभी, तो ये मंत्रिमंडल है, ये कैबिनेट है। लेकिन कैबिनेट पूरे मंत्री परिषद का हिस्सा होता है, ठीक है। राज्य मंत्री होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो होगा, लेकिन कैबिनेट में नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य मंत्री का काम राज्य मंत्री का है। चलिए ये बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। इससे जो प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद जो चैप्टर आएगा दूसरा, उसमें करेंगे बात। तो ये अमेंडमेंट 2003 में किया गया था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 75 में एक अनुच्छेद और आता है, सॉरी एक प्रावधान और आता है। चौथा प्रावधान क्या कहता है, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 75 में, ठीक है, चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि मान लो 2024 का चुनाव हुआ था। 2024 के चुनाव में एक व्यक्ति है जिसने चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन वो मंत्री बन गया। ऐसा कभी देखा है आपने अपने भारत के संविधान में? ऐसा कभी देखा है क्या कि मान लो मैं बीजेपी को बहुत पसंद हूं, मैं किसी अन्य पार्टी को बहुत पसंद हूं, ठीक है, मेरे काम, मेरी डिसीजन लेने की क्षमता जो भी है वो अच्छी है, और मान लो मुझे इसी चीज से कोई भी पार्टी मुझसे इंप्रेस हो गई, ठीक है, और चुनाव के बाद जब लोकसभा का गठन होता है, लोकसभा की पहली अधिवेशन होता है, तो उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ने, जब मंत्रिपरिषद की सिफारिश होती है राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाने के लिए, तो मान लो प्रधानमंत्री ने उस लिस्ट में मेरा नाम भी रख दिया कि गौरव शर्मा, राजमार्ग मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ठीक है। लेकिन अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो आपको यह मंत्रालय दिया कैसे जा रहा है? क्योंकि मंत्री बनने के लिए पहली शर्त होती है कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, कि मंत्री बनने के लिए पहली शर्त यह होती है कि आपको भारत का नागरिक, और दूसरी शर्त यह होती है कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। लेकिन मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं ही नहीं, और बनूंगा कहां से? मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा, मुझे किसी पार्टी का टिकट ही नहीं मिला है। तो याद रखें जी, ऐसा हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता, लेकिन उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है 6 महीने तक। यदि कोई संसद का सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, लेकिन उस बने हुए मंत्री को 6 महीने के अंदर अपनी संसद के किसी भी सदन की लोकसभा या राज्यसभा कहीं की मेंबरशिप लेनी होगी, और मेंबरशिप वो तभी लेगा जब वो चुनाव लड़ेगा। अब देखो, लोकसभा से चुनाव लड़ना होता तो वो पहले ही लड़ लेता, तो लोकसभा की मेंबरशिप लेने से तो रहा वो नहीं लेगा लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा की मेंबरशिप लेने का मतलब है कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूशंसी से लोगों को जीतना, लोगों के वोट को पाना। अब वहां से तो पॉसिबल नहीं है कि लोकसभा का चुनाव तो 5 वर्ष में होता है, लेकिन उस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, तो व्यक्ति तो मंत्री बन गया, लेकिन राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं वो हर 2 साल बाद होते हैं। तो राज्यसभा के चुनावों में सबसे बढ़िया उस बंदे को फिट कर देते हैं लोग। सरकार उस बने हुए मंत्री को, जो एमपी नहीं था, उसको राज्यसभा से जितवाकर और उसको मंत्री बना देते हैं। तो यह काम किया जाता है, और यह काम किया गया है एक व्यक्ति के साथ जो अभी भारत के सबसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े। उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। आपको मुझे बताइए, भारत के विदेश मंत्री ने कहां प्रचार किया था? कहीं आपको देखे थे चुनावी रैलियों में, सड़कों पर कहीं देखे थे क्या? नहीं देखे। क्या आपने कभी हाथ हिलाते हुए देखा है उनको चुनावी रैलियों में? कभी नहीं। लेकिन फिर भी मंत्री बन के बैठे हैं वो, दो कार्यकाल से मंत्री बनकर बैठे हैं 2019 से, क्योंकि 14 में तो सुषमा स्वराज थी, उसके बाद बता रहा हूं मैं, 2019 से मंत्री बनकर बैठे हैं कैबिनेट में, और कोई बाल की बांका नहीं कर पाया उनका। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि संविधान के अनुरूप चल रहे हैं सारा, कि वो एमपी तो नहीं है, वो एमपी नहीं है। जब वो सरकार बनी थी 2 बार से एमपी नहीं है, लेकिन राज्यसभा की मेंबरशिप ले रखी है उन्होंने, यानी राज्यसभा के सदस्य हैं वो। आप उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं अब। और राज्यसभा का सदस्य लेना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। तो देख लीजिए। चलिए तो लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति मंत्री नहीं है, यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य ना हो, संसद का सदस्य ना हो तो भी वह मंत्री बन सकता है। तो लिखें, तो भी वह मंत्री बन सकता है, तभी भी वह मंत्री बन सकता है, वह मंत्री बन सकता है, वह मंत्री बन सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। लेकिन उस व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अन्यथा वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा, अदरवाइज वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा, वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा, मंत्री पद पर नहीं रहेगा। अब देखें तो सबसे बड़ी बात क्या कह दी मैंने कह दी यदि कोई व्यक्ति एमपी नहीं बनाए लोकसभा के चुनावों में, ठीक है, तो वह मंत्री बन जाएगा। अब मंत्री बनने के बाद उसे यह साबित करना होगा कि मैं संसद का सदस्य हूं 6 महीने के अंदर, विदिन 6 मंथ, ठीक है। अब लोकसभा का मेंबर बनने से तो रहा वो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव तो हो चुके हैं, ठीक है। हां, बची राज्यसभा के चुनाव हर 2 वर्ष में होते हैं, तो सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति को राज्यसभा का एमपी बनवा देगी। और राज्यसभा में एमपी बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटी सी बात है, हां, लेकिन फिर भी सम्मान की बात है। इतनी छोटी बात नहीं है कि तुम उठ के कहीं राज्यसभा चले जाओ और चुनाव लड़ लो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी आपको सारी पात्रता पूरी करनी होती है वहां पर, ठीक है। हाँ, और नौकरी पे हो तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी पहले, हाँ, और ये तुम छोड़ने से रहे, हाँ, तो इसलिए वह राज्यसभा का एमपी बन जाता है, मंत्री पद भी रहता है, एमपी बन जाता है, दोनों बातें सेटल हो जाती हैं। और शर्त पूरी बनना, याद रखना, यदि वो मान लो 6 महीने के अंदर कहीं का सदस्य नहीं बन पाया ना, तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और राष्ट्रपति उससे फिर त्याग पत्र लेता है सीधे कि रिजाइन लेटर दीजिए सर, अपना त्याग पत्र सौंपिए। यानी 6 महीने मंत्री तो रह लिए आप, अब आपके नाम के आगे एक्स मिनिस्टर तो लग जाएगा, लेकिन अब आप मंत्री नहीं रह सकते आगे, यानी आपको अपनी पद छोड़ना ही होगा, क्योंकि आपने दी गई शर्तों को पूरा नहीं किया है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। आर्टिकल, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारा 74 आर्टिकल। चलिए तो डालिए सभी आर्टिकल 74। अनुच्छेद 74। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में एक बात कही गई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि आज के समय पे, यानी महाभारत के युद्ध में कुछ और था और आज के समय कुछ और है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने अपना जो सारथी था, जो माधव थे, माधव को जब ये कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध जो रथ है उसको लाके खड़ा कर दो, तो उसमें वो एक्चुअली जो अर्जुन था वह अपनी बुद्धि को सारथी मान बैठा। यानी व्यक्ति के 2 ही सारथी होते हैं। देखो, व्यक्ति बुरे कर्म या बुरे रास्ते की तरफ कब चल पड़ता है ये आप सभी जानते हैं। हमारे महाभारत में देखो, महाभारत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हर कोई व्यक्ति अपना आइडल मान सकता है, ठीक है। कोई इस दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना आइडल अर्जुन को मानते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, यानी 3 व्यक्ति हैं, 3 प्रकार के। एक है हमारे श्री कृष्ण माधव, दूसरे हैं अर्जुन, और तीसरे हैं दुर्योधन, ठीक है, जिन्हें दुर्बुद्धि वाला कहा जाता है। तो दुर्योधन, अर्जुन और
माधव। ठीक है, ये 3 चेहरे हैं महाभारत के सबसे प्रमुख चेहरे। ठीक है, माधव जो हैं, यानी माधव अपने आप में स्वयं एक सारथी हैं, उन्हें किसी सारथी की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, लेकिन अर्जुन और दुर्योधन की बात करें तो अर्जुन जो है वो अपना बुद्धि को सारथी मानता है और दुर्योधन अपने अहंकार को सारथी मानता है। आज के समय पे क्या है कि मनुष्य इन दोनों में से ही किसी को सारथी मान के बैठा है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को सारथी मानेगा वो दुर्योधन के रास्ते पर चलेगा, और जो बुद्धि को सारथी मानेगा वो अर्जुन के रास्ते पर चलेगा। ठीक है, और जो किसी को बुद्धि और अहंकार को सारथी ना मानकर बल्कि श्री कृष्ण को ही अपना सारथी मान ले तो फिर तो बात ही अलग है। तो जो व्यक्ति अहंकार के रास्ते चल रहा है वो दुर्योधन दुर्बुद्धि वाले रास्ते पर चल रहा है, और जो बुद्धि रूपी यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, क्योंकि बुद्धि को सारथी बनाने का एक मतलब है, अर्जुन ने जब महाभारत के युद्ध में मैदान में खड़े होकर ये बोला कि आप आगे चलिए, तो इसका मतलब क्या है, यानी ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत काम आने वाला है। जब आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने अहंकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अहंकार होता है कि मैं तो सब कुछ पढ़कर आया हूं, चलो करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने यदि एग्जाम की स्ट्रेटेजी को नहीं समझा है, जैसे दुर्योधन ने नहीं समझा था। दुर्योधन एक मोटा बुद्धि वाला, वो सीधा ये कहता था कि युद्ध है, ठीक है, कूद पड़ो। वो तुरंत आग में कूद पड़ता। आग कितनी है, कितनी बड़ी है, क्या होगा, कुछ नहीं, कूद पड़ो। ये था दुर्योधन की बुद्धि, जिसे अहंकार कहते हैं। और एक था अर्जुन। अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध करने से पहले माधव दोनों सेनाओं का आकलन करना चाहता हूं, मेरा रथ स्वयं आप मेरे सारथी दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दो। तो ये होती है बुद्धि कि आप युद्ध करने से पहले आपकी रणनीति होनी चाहिए, आपका एम साफ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप अपना बुद्धि को सारथी बनाते हैं। सारथी का मतलब होता है आपको आगे ले जाने वाला, तो बुद्धि आपको आगे ले जाएगी। यदि आप अपने अहंकार को सारथी बना रहे हैं तो अहंकार आपको आगे ले जाएगा। दोनों में से आपके पास चॉइस है, आप देखें कि आप किसके रास्ते चलना चाहते हैं। बस अहंकार में यह होता है कि व्यक्ति आगे ना देखता है ना पीछे देखता है, वो सीधे कूद पड़ता है। उसे कुछ नहीं पता, उसे इल्म भी नहीं है उस चीज का, बस कूद पड़ा। वो है अहंकार, क्योंकि उसे अहंकार को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, उसे घमंड है अपनी शक्तियों पर। तो वो है दुर्योधन। और एक है अर्जुन, जिन्हें हर चीज को एनालिसिस करना आता है, वो है बुद्धि। और जिसमें से किसी इंसान में दोनों नहीं है तो वो भगवान पर अपनी डोर छोड़ दे, वो फिर ऊपर वाला करेगा जो भी है। चलिए, मुझे लगता है तुक्के वाले वही हैं शायद, है ना, सारे जो तुक्के लगा के आते हैं एग्जाम में, वो तो नहीं है सारे। ये तुक्के लगा के आते हैं ना, ये पता कौन है, ये अहंकार वाले हैं एक्चुअली में। इनको मैं अहंकार की श्रेणी में डालूंगा, क्योंकि इन्होंने इधर देखा ना उधर देखा, सीधे कूद पड़े। और मैं बता रहा हूं कि 100 व्यक्ति यदि एग्जाम हॉल में तुक्का लगा के आ भी रहे हैं ना, तो उस समय देखो, वैसे तुक्का सही है आपका। यदि आप रैंडमली फ्रेश माइंड से कोई भी तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं तो वो सही हो जाता है, लेकिन प्रेशर में तुक्का लगाया हुआ तुक्का हमेशा गलत होता है। तो इस बात को याद रखें कि यदि एग्जाम हॉल में कोई भी चीज आपको नहीं आ रही है और लगता है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल साफ इग्नोर कर दें। क्योंकि इग्नोर करने से मैं मानता हूं कि आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक पहुंच जाएगा, लेकिन आपने तुक्का मारने का प्रयास किया तो वहां पर आप फंस जाओगे, वहां से आप निकल नहीं सकते। क्योंकि वो हो गया कि आपने आग की ना ज्वाला देखी ना तपन देखा और सीधे उसमें कूद पड़े, तो वहां आपके लिए खतरा है। फिर जैसे दुर्योधन कूद पड़ा था, और क्या हुआ दुर्योधन का बाद में आप सभी को पता है। चलिए, तो आगे चलते हैं 74 पर। और 74 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद की सलाह और उसके परामर्श की सहायता से कार्य करेगा। और यह बात मैंने कल मनु वाले चैप्टर में बताई थी आपको कि ऐसा आज नहीं हो रहा है, ऐसा कई वर्षों पहले भी हो चुका है और कई वर्षों से होता भी आ रहा है कि चाहे भारत के राजतंत्र में राज पद्धति रही हो, चाहे भारत का राजा स्वयं अपने दरबार के मंत्रियों से सलाह लेकर ही काम करता था। जिस राजा ने अपने मंत्रियों और अपने दरबार के मंत्रियों से बिना सलाह लिए काम किया है, अपने अधिकारों का असीमित रूप से प्रयोग किया है,
सर्वाधिकारीवादी प्रवृत्ति का बना है, उस राजा का और प्रजा का दोनों का नाश हुआ है। यह बात सत्य है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह पद्धति आपको सुनने में, यह आर्टिकल सुनने में आपको ऐसा लगता है कि सर भारत का राष्ट्रपति, एक तरफ तो आप इसे भारत का राजा कहते हैं, भारत का पहला नागरिक कहते हैं, संवैधानिक मुखिया कहते हैं इसको, और फिर बाद में आप यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेगा। कभी भी आप यह मत सोचा करो कि सलाह लेने वाला व्यक्ति छोटा माना गया। सलाह लेने वाला व्यक्ति बल्कि उल्टा और बड़ा हो गया है। कम से कम उसे सलाह देने के लिए कोई तो है। भाई जिसको सलाह नहीं देनी उसके साथ कौन है? वो अकेला है, वो उस जीवन के अकेलेपन से गुजर रहा है, जिसको कोई गाइडेंस नहीं मिली। जब हम ये कभी कभी आपने किसी को सुना होगा कि यार आज हम बहुत अच्छी नौकरी कर रहे होते क्योंकि हमें कोई सलाह देने वाला होता। हम आज अच्छे प्लेटफॉर्म पर होते कि कोई हमें सलाह देने वाला होता। आज मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाती कि कोई मुझे अच्छी गाइडेंस दे देता। 12th वाले बच्चे ये कहते हैं कि यार हम कॉमर्स लेनी चाहिए थी, मैथ ले ली क्योंकि हमारे पास गाइडेंस नहीं थी, हमने भेड़ चाल में ले ली। तो इसका मतलब क्या है? गाइडेंस नहीं होना। ये गाइडेंस नहीं होना, ये बाद में एहसास रियलाइज होता है हमें कि हमें कोई सलाह और परामर्श देने वाला नहीं था। समझे ना? तो यही चीज है। तो इसका मतलब सलाह लेने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि वो अपने पद से भी और बड़ा हो जाता है। तो इसलिए भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपने आगे पीछे, सोचो यार, भारत का प्रधानमंत्री उसको सलाह दे रहा है। कितनी बड़ी पावर है राष्ट्रपति की। आप ये भी तो सोचें एक बार कि प्रधानमंत्री, यानी हम छोटे छोटे एडवाइजर रख लेते हैं अपने चारों तरफ तो हमें कितने बड़े बन जाते हैं। मैं कहता हूं कि कल से कोई एक आम आदमी अपने साथ 2 बाउंसर रख ले तो कितना बड़ा बन जाता है अपने आप में वो। सोचो, उस भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए यहां पर लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री व उनकी पूरी मंत्रिपरिषद व उनकी संपूर्ण मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श पर कार्य करेगा। और याद रखना है मेरी एक बात कि मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति जो धर्मशास्त्र के नाम से जानी जाती है, धर्मशास्त्र में भी यह बोला गया है कि राजा, जो राष्ट्रपति राजा होता है, राजा के समान होता है, सबसे बड़ा पद है और राजा से ऊपर कोई पद नहीं होता, आप सभी को पता है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री और जो संपूर्ण मंत्री परिषद उनको सलाह देने का काम कर रही है, ये एक्चुअली में राष्ट्रपति को कंट्रोल कर रही है। क्योंकि राष्ट्रपति, हमारे गांव में कोई एक व्यक्ति सरपंच बन जाता है, वो आने वाली पीढ़ी में गुणगान गाता है कि मैं सरपंच था 5 साल बाद साहब सरपंच था मैं, अरे भाई साहब मेरा इतना टौरा, मेरा इतना औरा था। और सोचो वही व्यक्ति, मान लो वही तो नहीं, मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए तो सोचो उसके बेटे बेटी क्या बोलेंगे, अरे कोई हिम्मत नहीं है पुलिस वाला पकड़ ले, राष्ट्रपति मेरे पापा। सोचो कितनी बड़ी पावर है। प्रधानमंत्री पूरे कैबिनेट के साथ डेली उठना बैठना, बताओ कितने, कम से कम 4 से 5 हजार आईएएस काम करते हैं इस नीचे अधीन। बताओ, आईएएस कलेक्टर तो टॉफी लेने जाते हैं वहां। हाँ ये सच है, कलेक्टर तो टॉफी लेने जाते हैं। यानी इतना बड़ा पावर है राष्ट्रपति कि कम से कम यकीनन मानिए कि कैबिनेट सचिव, क्या मानते हैं, सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है, वो तो खुद राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करने आता है। तो इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा व्यक्ति जब इस पद पर रह लेता है तो उसमें सोचो कितना घमंड आ सकता है ना। इतनी सारी पावर है उसके हाथ में। कोई बिल भी बनेगा तो मेरी सहमति से बनेगा, वरना डाल दूंगा पॉकेट वीटो में। तो इतना बड़ा पद, घमंड आना लाजमी है। और जब घमंड आना लाजमी है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए ये हमारे कुछ इंस्टीट्यूट काम करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन कंट्रोल है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ठीक है, दंड का विधान, संविधान, ये सब राष्ट्रपति पर कंट्रोल करके रखते हैं। चलिए
आगे बात कर लेते हैं। 74 में एक बड़ा स्टेटमेंट और आता है, जो स्टेटमेंट आपको बहुत इंप्रेस करने वाला है। ये स्टेटमेंट पहला था और ये दूसरा है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उसकी संपूर्ण मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई जो सलाह होती है, जो सलाह देते हैं कानून में, सलाह दी होती है, वो न्यायिक समीक्षा से परे होती है। सर न्यायिक समीक्षा व्हाट मींस? न्यायिक समीक्षा का मतलब है जुडिशियल रिव्यू, यानी सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात पर हस्तक्षेप नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, उसका कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर राष्ट्रपति को क्या सलाह दे रहा है या राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। कोई भी बातें, यानी ये सलाह होती हैं, ये परामर्श जो होते हैं, बिल्कुल गोपनीय होते हैं। आपने कभी भी एक छोटी सी क्लिप जरूर देखी होगी, जब कभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन में दो चेयरों पर बैठे रहते हैं, ठीक है, तो उनके बात करने की क्लिप तो जारी हो जाती है, लेकिन वहां क्या बात हो रही है ये आपको सुनाई नहीं देता। वहां पे लिखा आता है दिस वीडियो इज म्यूटेड। ये क्या है? यानी ये किसी को भी इजाजत नहीं है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की बात को सुने वो नहीं। ये गोपनीय सलाह होती है, यानी उन सलाह को कभी भी पब्लिक में, मीडिया में कभी भी जारी नहीं किया सकता। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में भी जारी नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ये पूछें कि बताइए क्या सलाह देते हो आप, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या सलाह देते हो, नहीं, या राष्ट्रपति से पूछेंगे तब भी नहीं बताई जाएगा, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट स्वयं संविधान का उल्लंघन कभी नहीं करेगा। तो आप इस बात को लिख लीजिए। तो लिखेंगे कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई जो सलाह होती है, सलाह न्यायिक समीक्षा से परे है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से परे है। चलिए, तो यहां तक आप समझ चुके हैं ना पूरी बात है। न्यायिक समीक्षा से परे है, अर्थात यह सलाह गोपनीय होती है। तो लिखेंगे अर्थात यह सलाह गोपनीय होती है, अर्थात यह सलाह गोपनीय होती है। मैं आपसे पूछूं कि कैबिनेट मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, वही उनको शपथ दिलाता है। देखो, नियुक्त करने का मतलब और शपथ दिलाने का मतलब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। चलिए, तो आगे बात कर लेते हैं। आर्टिकल 74 आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी इसमें सलाह की बात आती है, परामर्श की बात आती है, और यह बात आज के समय नहीं है। आप मुझे बताइए, यह बात तो देखो मनुस्मृति में बोला गया, इस बात को तो मनु ने खुद बोला था मनु ने कि भाई किसी भी राजा पर यदि कंट्रोल लगाना है तो हमें कुछ उपाय तो करने होंगे। तो राजा को निरंकुश होने के लिए, क्योंकि मनु उस समय जी रहे थे जिस समय राजाओं का शासन था, ठीक है, तो यह बात मनु ने भी कही है। उसके अलावा यह बात आप जाएंगे तो मौर्य साम्राज्य की बात करें, आपको पता है मौर्य वंश था। मौर्य वंश में सबसे पहला राजा कौन सा हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? खुद चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य थे। हाँ, और चाणक्य की सलाह पर ही चंद्रगुप्त काम करता था। तो मुझे बताइए, क्या किसी का एडवाइजर चाणक्य बन जाए ना, तो वो सोचो वो भाग्यशाली व्यक्ति है भाई। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य राजा, अरे कहां का राजा, खुद तो सलाह मांगता है, ऐसे नहीं कहते कभी, बल्कि सलाह लेने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। आप सोचो कि बहुत खुशकिस्मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उसके पास चाणक्य जैसा गुरु हुआ, उसका बहुत बहुत खुशकिस्मत होगा वो। अब सोचो, इतनी खुशकिस्मती कहां किसी को मिलती है भाई। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो मौर्य हुआ वो भी आप सभी को पता है कि उसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जो पीएम थे, प्रधानमंत्री,
वो कौन थे? चाणक्य, स्वयं चाणक्य थे। इनका नाम कौटिल्य भी था, इनको विष्णुगुप्त भी कहते थे। चाणक्य थे खुद। बताओ, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह दे रहे हैं। सलाह मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं है करो नहीं करो, ऐसे नहीं होगा। सलाह का मतलब होता है कि महाराज आप ऐसा करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। दैट्स इट, ये तो होती है। लेकिन आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री और उनकी संपूर्ण मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श पर कार्य करेगा, यानी यह सलाह बाध्यकारी होती है। चलिए, उसके अलावा देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के तो प्रधानमंत्री थे ही थे, लेकिन उसके अलावा बिंदुसार के भी रहे, अशोक के भी रहे। बताइए कितनी बड़ी बात कही है। यानी बाप बेटा और बेटे का बेटा, उसके प्रधानमंत्री चाणक्य रहे। कितने भाग्यशाली रहे होंगे भाई साहब कि उनका गुरु चाणक्य निकला। चलिए, जिन्हें भारत की शासन कला तथा भारत की कूटनीति का महान प्रतिपादक कहा जाता है, वो है आचार्य चाणक्य। चाणक्य एक्चुअली में इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी से हुई थी, और चाणक्य इनके पिता का नाम था। इनका एक्चुअल नाम है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। और कौटिल्य इसलिए इनको कहा जाता था क्योंकि इनका जन्म कुटिल परिवार, कुटिल वंश के ब्राह्मण वंश में हुआ था, और चाणक्य इनके पिताजी का नाम था, तो इसलिए इनके सम्मान के तौर पर चाणक्य कहते थे कि दूसरा चाणक्य पैदा हो गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल की नहीं, प्रधानमंत्री की पदावधि क्या चीज है, कि प्रधानमंत्री अपने पद पर कब रह सकता है, कब नहीं रह सकता, और कब अपनी मर्जी से काम करेगा। जैसे कि तो डाल लीजिए, आर्टिकल कोई नहीं है, आप हेडिंग डालेंगे केवल कि प्रधानमंत्री की पदावधि। प्रधानमंत्री की पदावधि या कार्यकाल कह दो, प्रधानमंत्री की कार्यकाल या टेन्योर या पदावधि। देखिए, अब प्रधानमंत्री की पदावधि और कार्यकाल में बात करूं मैं, तो मैं इतना जानता हूं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित समय 5 वर्ष के लिए होता है, और आप सभी को पता है कि हर 5 वर्ष में हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का निश्चित कार्यकाल, बोल सकते हैं कि निश्चित कार्यकाल कितना होता है? निश्चित कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, क्योंकि हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। 2024 में चुनाव हुए, अब 2029 में चुनाव होंगे। निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन आप सभी को पता है यहां पर आपकी बट कंडीशन आती है। लेकिन को मैं बट लिखना चाहूंगा तो ये हो गया कंडीशनल। कंडीशन क्या है? अच्छा, पद के रिक्त होने की स्थिति क्या हो सकती है? देखो, प्रधानमंत्री चाहे तो पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का कर सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इससे पहले कई सारे प्रधानमंत्रियों ने किया। लेकिन वो ना चाहे तो अपने कार्यकाल को बीच में ही डिसमिस कर सकता है, जैसे अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। अब सोचना तो लिखेंगे कि प्रधानमंत्री किसी भी समय स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। बहुत अच्छे, यानी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं वो। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या आती है? अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री यदि किसी भी समय स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे दे, तो क्या प्रधानमंत्री के द्वारा जो सिफारिश की गई थी मंत्रिपरिषद की, क्या सारे मंत्री, क्या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस समय रहेगी या नहीं रहेगी? मुझे बताइए। नहीं रहेगी। एक बात याद रखना मेरी, जब भारत का प्रधानमंत्री अपने पद को छोड़ देता है अपनी मर्जी से, या किसी भी कारण से छोड़ दे, तो प्रधानमंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि पूरी सरकार डाउन हो जाएगी, पूरी सरकार गिर जाएगी। और सरकार में केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उसकी पूरी मंत्रिपरिषद भी होती है। 80 मंत्री और सारे एमपी खत्म, पूरा स्ट्रक्चर ढह जाएगा। समझ गए ना? पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा और फिर तुरंत चुनाव होंगे। क्या होंगे? चुनाव का समय आएगा, वो सारी चीजें होंगी। चलिए, तो इस समय आपको समझना चाहिए कि मंत्रिपरिषद भी नहीं रहती है।
जब प्रधानमंत्री चला गया। उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या कहती है, देखो ये पहली कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है मैं इसको भी बता देता हूं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र ना दे, लेकिन वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है लोकसभा को विघटित करने की। इसको बोलते हैं डिसॉल्व ऑफ लोकसभा। लोकसभा को विघटित, डिसॉल्व भी किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन लोकसभा को विघटित करने का कार्य राष्ट्रपति करता है, ना कि प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को विघटित कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। तो लिख सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को किसी भी समय, लोकसभा को किसी भी समय विघटित कर सकता है या डिसॉल्व कर सकता है, विघटित कर सकता है या डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसॉल्व करना। तो याद रखना कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कह दिया है कि लोकसभा को भंग करो, तो लोकसभा को भंग करने का काम राष्ट्रपति करेगा, और उसी समय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी डाउन हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने का मतलब यह है कि सरकार भंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट यहां कहता है, देखो एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, इसे बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसको मैं संसद में समझाऊंगा जब संसद वाला चैप्टर आएगा। अभी आप इतना समझ लें कि अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि अविश्वास का मतलब है कि विश्वास नहीं है। और यह अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम कौन करता है? अपोजिशन पार्टी करती है। जब अपोजिशन पार्टी इस समय कांग्रेस है, और अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर कौन है? राहुल गांधी, जो अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हुए हैं पार्लियामेंट में। राहुल गांधी ने डिसाइड कर लिया कि मैं रूलिंग पार्टी, रूलिंग सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने वाला हूं जिसका नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ और सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। यदि मान लो ये बिल पास हो जाता है, एंटी पार्टी के द्वारा संसद में लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि पास हो जाए, तो याद रखना रूलिंग गवर्नमेंट को पूरा त्यागपत्र देना पड़ता है, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रिपरिषद तक। खत्म बात। तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और यदि मान लो ये कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि मान लो फेल हो गया, तो सरकार, रूलिंग सरकार बच जाती है, और एंटी सरकार जो है उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। ये बात फिक्स है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने, जब 2024 के इलेक्शन से पहले 2023-24 के आसपास एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में नरेंद्र मोदी जी ने एंटी पार्टी का एक मजाक बनाया। मजाक किंदा मतलब है कि हंसी टिटोली। इसको पॉलिटिक्स में कहते हैं राजनीति के ठोले। और राजनीति के ठोले ऐसे मारे, अरे भाई कितनी बार लाओगे, ऐसे कुछ बोला। तो हालांकि पॉलिटिकल बयान है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यही चीज होती है कि पास हो गया तो बस गए, सरकार गई, रूलिंग वाली सरकार गई, खत्म। और फेल हो गया तो बस फिर एंटी पार्टी की खैर नहीं। खैर, तो आप लिख सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर, अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर, अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार विश्वास खो देती है। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर पूरी सत्ताधारी सरकार को, यानी रूलिंग गवर्नमेंट, सत्ताधारी सरकार को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र देना होता है। चलिए, तो ये स्थिति है। अब वैसे तो बहुत सारी स्थिति है, मृत्यु ले लो आप। अब ये तो देखो स्वाभाविक है भाई, इसमें तो जब आनी होगी जब आ जाएगी।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो डेथ है, ठीक है। मृत्यु को क्या लिखाना, ठीक है। और बीमारी होगी तो वो रिजाइन दे देंगे खुद प्रधानमंत्री। चलिए, तो ये है मृत्यु, लास्ट, ये तो मोक्ष है। चलिए, तो प्रधानमंत्री की मैंने पदावधि और कार्यकाल कराया आपको, लेकिन अब हम पढ़ना चाहेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, यानी वर्क्स एंड पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो सभी आप एक बार डाल सकते हैं यहां पर और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप यहां पर टॉपिक का नाम डाल लीजिए बस एक बार कि प्रधानमंत्री, या तभी डालेंगे हम जब पार्ट कराएंगे, ठीक है। तो सही है, तो आपको बहुत अच्छा लगा यहां तक। और अगले चैप्टर यानी अगले पार्ट में हम प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनके कार्य कराएंगे। अब आप भारतीय प्रधानमंत्री की पावर देखोगे और उनके वर्क्स देखोगे, उनके कार्य देखोगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री इतने बिजी क्यों रहते हैं। आपको पता है ना कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा क्या कहते हैं कि मैं 24 घंटे में से सिर्फ सोता हूं, उसके अलावा 19 घंटे में काम करता हूं। बस अब सोच लो, 18 घंटे काम कर रहे हैं वो, उसके अलावा 6 घंटे सिर्फ सो रहे हैं। तो यकीनन मैं मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है बहुत शोभनीय, बहुत गरिमा और सम्मानपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही व्यस्तता वाला पद है। क्योंकि एक तो संसदीय सरकार हमारे भारत का सबसे सुपर मॉडल है, और संसदीय सरकार का सबसे जो बड़ा बोझ होता है, सबसे बड़ा जो भार होता है कार्य का, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।